स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल पे। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि संविधान के आवश्यक तथ्य कौन कौन से हैं, जिसमें हमने प्रमुख सलाहकार, प्रमुख सचिव, प्रारूपकर्ता, सौंदर्यीकरण, इन सब के जो प्रमुख लोग थे उनके बारे में जिक्र किया था। कुछ और भी बताया था। कैबिनेट मिशन के जो 3 सदस्य थे उनका नाम हमने लिया था। इसके बाद हम आज बताएंगे कि संविधान की प्रमुख विशेषताएँ कौन कौन सी। इसमें प्रस्तावना सबसे पहले बताते हैं कि सन 1949 को में अपनाए गए संविधान में कई संशोधन हुए, जिसमें 7वें, 42वें, 73वें, 74वें और 97वें संशोधन प्रमुख हैं। इसमें से ये सारे जो संशोधन हैं 43, 73वां, 74वां और 97, ये क्या है, सबसे प्रमुख है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन को किसके नाम से जाना जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। 1973 में केशवानंद भारती केस के भारतीय मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी, अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं थी। मतलब जो प्रिएम्बल था हम लोग का केशवानंद भारती केस में, मतलब जो मूल ढांचा था, इसको नहीं बदला जा सका। संसद में क्या है कि दोनों जो सदन है मिलकर के जो वोट करते हैं, 2/3 वोट जो करते हैं, या आधे राज्य से ज़्यादा राज्य मिल करके जो वोट करते हैं, तो वो किसी भी कानून को बदलने के लिए वो सबसे ज़रूरी रहता है। लेकिन 1973 में न्यायालय ने क्या कहा कि इसका जो मतलब न्यायालय ने क्या कहा कि जो संवैधानिक से ये मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, मतलब मूल ढांचे को बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता। ये केशवानंद भारती केस कभी कभी पूछता है कि कब आया, 1973 में आया। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ये यहाँ से सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसकी सबसे विशेषता क्या है कि सबसे लंबा लिखित संविधान है पूरे मतलब विश्व में। अगर देखा जाए तो ये एक लंबा लिखित संविधान है। ये क्यों लिखित संविधान है? देखिए, संविधान 2 तरीके से होते हैं, एक लिखित होता है, एक अलिखित होता है। 2 तरीके से संविधान है। जैसे अमेरिका का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। जबकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो क्या है? अलिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान जो है, अमेरिका के संविधान से हम लोग न्यायालय की जो व्यवस्था है उसको अपने संविधान में लिए हैं। जबकि ब्रिटेन का जो संविधान है वहाँ से हम संसद को अपने देश में, उसके जो संसद की कार्य प्रणाली है उसको हम अपने संविधान में ऐड किए हैं। 1949 में क्या हुआ था कि 395 अनुच्छेद थे। 1949 में जब ये पास किया गया, 26 नवंबर 1949 को जब ये पास किया गया, तो कितने हम लोग के पास अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, केवल इतने थे। इसके बाद संशोधन पे संशोधन हुआ। 2016 आते आते इसमें 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हो गई। इतनी सारी अनुसूचियाँ इनके बीच में बदला गया, जिसमें कई सारे संशोधन हुए। उसके बाद और भी बदला गया, 2002 में भी बदला गया था कुछ, जिसकी बात इसमें नहीं बताई गई है। आइए जानते हैं कि भारत का संविधान क्यों इतना बड़ा है। भारत का संविधान क्यों इतना बड़ा है, तो हम आपको ये बता रहे हैं। इससे पहले आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको पूरा देखिएगा, पूरी तरीके से आप इसको देखेंगे तो ही समझ में आएगा। साथ ही साथ आप इसको चाहें तो अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें ये ज़रूर पूछा जाएगा। इसमें आपने देखा होगा कि कई सारे जो हमने GS GK के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें आपको मिल जाएंगे पूरी तरीके से। और जितना सिविक्स है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो CBSE बोर्ड वाले लड़के हैं उनके लिए तो थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि मैं इंग्लिश का भी प्रयोग लगातार कर रहा हूँ, इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, जिससे उनको पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि भारत का संविधान क्यों इतना लंबा है। भारत का संविधान विस्तृत बनाने के पीछे 4 कारण हैं। इसमें 4 कारण मुख्यतः हैं। कौन कौन से 4 कारण हैं? भौगोलिक कारण, ज्योग्राफिकल कारण है, मतलब भौगोलिक कारण है। ज्योग्राफिकल जो इंग्लिश वाले हैं वो समझ लें कि ये भौगोलिक कारण है। भारत का विस्तार और विविधता, भारत का इतना विस्तार, जो भारत इतना वास्ट है, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, और इसकी जो विविधता है वो बहुत ज़्यादा है। इस कारण से इसका संविधान बहुत बड़ा है। 28-29 स्टेट जिस देश में हों उस देश का संविधान कितना बड़ा हो सकता है। मतलब वहाँ से वहाँ के जो राज्य हैं वो 28-29 हैं, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री होंगे वो 28-29 होंगे, वहाँ के गवर्नर 28-29 होंगे, वहाँ पे जो कानून व्यवस्था होगी वो लंबी होगी, वहाँ की न्यायपालिका लंबी होगी, वहाँ की कार्यपालिका, विधायिका, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबी होगी। तो यहाँ पे सेकंड में हम देखते हैं ऐतिहासिक भारत शासन अधिनियम 1935। और इसमें क्या हुआ कि भारत का संविधान इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसमें से भी कुछ पार्ट्स जो हैं वो अपने संविधान में ऐड किए गए हैं, इसलिए ये ऐतिहासिक तरीके से भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्य सरकार के लिए एकल संविधान है। जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बाकी जितने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं
के लिए एक संविधान है, केवल एक संविधान। जम्मू कश्मीर के लिए अलग है। जम्मू कश्मीर में मुख्यतः क्या था कि यहाँ के जो राजा हरी सिंह थे उनका एक उनका एक सचिव था जिसका नाम अब्दुल्ला था, और उसने बाद में चल के राजा हरी सिंह को अपने उनके गद्दी से हटा दिया था। हटाने के बाद उसने क्या किया था कि वहाँ से जो पीओके जिसे आज कहते हैं, उसमें क्या किया था, पाकिस्तानी सेना को भारत में आने के लिए पूरा आमंत्रण मतलब छूट दे दिया था, जिसके कारण से जवाहरलाल नेहरू ने सेना भेजी थी। सेना में जो था वो लड़ाई हुआ था, उस टाइम लड़ाई होने में काफ़ी आ गया था। तो उसके बाद वल्लभ भाई पटेल वहाँ पे गए थे। वल्लभ भाई पटेल पटेल की वजह से आज जो बचा कुचा जो हमारा कश्मीर है वो उन्हीं की देन है, जिससे बचा हुआ है। वरना जवाहरलाल नेहरू ने तो पूरी तरीके से वहाँ पर क्या किया था। जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है कि उन्होंने भी अच्छा कार्य किया है हमारे जम्मू एंड कश्मीर को बचाने के लिए, लेकिन वहाँ का जो अब्दुल्ला था, जो वहाँ का मंत्री था राजा हरी सिंह का, उसकी वजह से आज जम्मू कश्मीर में क्या है, बेसिकली जम्मू कश्मीर में यही है कि वहाँ पर जो चुनाव होते हैं, वहाँ पर किसी बाहरी जैसे स्टेट का जो आदमी है उसको नागरिकता वहाँ की नहीं मिल सकती। साथ ही साथ वहाँ पे जो पंचायती चुनाव होते हैं, वहाँ पे बाहर जब विधायकी चुनाव होते हैं, वहाँ पे किसी और को वोट नहीं डाला जा सकता। उसमें जो 35A है और धारा 370 है, उसके अकॉर्डिंग क्या था वहाँ पे। हालांकि अभी तो बदल दिया गया वहाँ पे है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति कश्मीर के अंदर ज़मीन नहीं ले सकता है। साथ ही साथ वहाँ पर जो लड़कियाँ वहाँ पे अगर कहीं शादी करती है तो उसको क्या होता है, वहाँ की नागरिकता मिल जाती है, वहाँ का वो नागरिक हो जाता है। इसके बाद ये बताया जा रहा है संविधान कहाँ से लिया गया है, संविधान के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं। तो संविधान का जो मौलिक अधिकार है, ये कहाँ से, राजनीति निदेशक सिद्धांत। इसको मौलिक अधिकार को क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार और राजनीति निदेशक सिद्धांत जो है इसको लिया गया है, और कार्यपालिका और विधायिका इसको भी लिया गया है। तो इसको सबको कहाँ से लिया गया, मौलिक अधिकार मतलब मेनली जो चीज़ है वो कहाँ से, ब्रिटेन और अमेरिका से ही लिया गया है। अन्य जो देश हैं उसमें कनाडा से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, रूस से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जापान से लिया गया है, इन सारी चीज़ से लिया गया है। और उसके बाद भारत शासन अधिनियम जो है वहाँ से लिया गया है। क्या, संघीय व्यवस्था लिया गया है, न्यायपालिका लिया गया है, राज्यपाल लिया गया है, आपातकालीन अधिकार जो है, आपातकालीन मतलब इमरजेंसी के दौरान जो अधिकार है, जो कि हमारा 6, 19, 20 और 21 आता है, आपातकालीन अधिकार को आगे बताएंगे, उसको लिया गया है, और लोक सेवा आयोग को भी लिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं नम्यता एवं अनम्यता। नम्यता का मतलब होता है कि नर्म और कठोर। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है कि संविधान जो हमारा है वो नम्यता है, मतलब नर्म है और कठोर भी है, दोनों चीज़ें। लचीला एक कानून है। कठोर संविधान क्यों है, क्योंकि जिस संविधान को संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की ज़रूरत होती है उसे क्या कहते हैं, कठोर संविधान कहते हैं। और जिस संविधान में मतलब संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती उसे क्या कहते हैं, उसे नर्म कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मतलब वो क्या है, नर्म कानून है, एकदम से लचीला कानून है। अनुच्छेद 368 में क्या संसद में एक नियम था कि मतलब वहाँ पे 2/3 वोट करके किसी भी कानून को चेंज किया जा सकता है। लेकिन 1976 में जो केशवानंद भारती केस आया उसमें क्या हुआ कि इस चीज़ को बताया गया कि जो संसद था वो मूल ढांचे को नहीं चेंज कर सकता था। हमने पिछले मतलब उसमें आपको बताया था। अब इसमें क्या हुआ, यही नियम है कि दोनों सदन के उपस्थित सदस्यों को मतदान के लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है। जैसे कि कोई भी कानून चेंज करना है, जैसे धारा 370 हटाया गया तो उसके लिए क्या हुआ, 2/3 बहुमत राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य थे उन्होंने 2/3 बहुमत से उस पर अनुमोदन किया अपना, और उसके बाद क्या हुआ, वो चीज़ हट गया। उसके बाद कुछ चीज़ों में ये भी कहा गया है कि कुछ प्रावधान ऐसे भी हटाए जा सकते हैं कि जितने राज्य हैं 2/3 तो संसद जो रहेगा उसका वोट तो होगा, लेकिन जितने राज्य हैं उसमें आधे से ज़्यादा राज्यों के वोट, जैसे कि मान लीजिए कि सिक्किम अलग होना चाहता है, नागालैंड भारत से अलग होना चाहता है, तो अगर वह भारत से अलग होना चाहता है तो उसको क्या होगा कि आधे जितने स्टेट्स हैं भारत में, 28 स्टेट्स हैं, तो क्या होगा इसमें से 15 स्टेट्स का मैक्सिमम वोट उसको चाहिए रहेगा, तब जा कर के वो अलग हो सकता है। अगर ऐसा ना होता तो क्या होता कि भारत के कई सारे स्टेट्स अपने से अलग हो जाते, क्योंकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री, वहाँ के जो राज्यपाल जो कोई भी हैं वो अपने लिए अलग कानून बना लेते, अपना देश अलग बना लेते। और आज भी कहीं ऐसा है, जैसे केरल में जो मुस्लिम लीग, आज भी मुस्लिम लीग है, नागालैंड में नागालैंड
पार्टी नागालैंड यूथ फ्रंट है, केरल यूथ फ्रंट है, ये सारी पार्टीज़ अलग अलग हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, दिल्ली में कौन सा है, आम आदमी पार्टी है। तो ये लोग अगर चाहते, अगर ये चीज़ प्रावधान नहीं बना होता तो ये अपने आप को बिल्कुल से अलग कर देते। उसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश में है तो ये अपने आप को अलग कर सकते। तो दूसरा चीज़ यहाँ पे एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। एकात्मकता की ओर मतलब एक साइड में झुकाव, एकात्मकता की ओर मतलब एक साइड में झुकाव की ओर के साथ संघीय व्यवस्था है। संघ किसे कहते हैं, जिसमें देखिए अब संघ की बात करते हैं तो संघ किसे कहते हैं, आपने संघ का नाम कई सारे चीज़ों में सुना। यूनियन, संघ का मतलब क्या होता है, यूनियन। जब कई सारी चीज़ एकत्रित होकर के मिल जाते हैं तो वो क्या होता है, यूनियन। जैसे किसान का यूनियन होता है, टेम्पो वाले जब कहीं अपना धरना देते हैं तो उनका यूनियन होता है। तो वैसे ही संघ होता है। संघ किस चीज़ से मिलकर के बना होता है, दो चीज़ से, एक वो राज्य आ जाता है और एक में केंद्र आ जाता है। राज्य और केंद्र जब मिलते हैं, उनकी पावर्स जब आपस में मिल जाती हैं और उनका जो वर्किंग, जो उसकी कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सब जब मिल जाता है तो वो क्या एक संघ का निर्माण करता है। संघ में क्या होता है, दो सरकारें रहती हैं। संघ में क्या रहता है, दो सदनीय व्यवस्था रहती है। राज्यसभा लोकसभा रहेगा और यहाँ पे जो राज्यसभा और लोकसभा रहेगा, राज्यसभा लोकसभा में भी क्या रहेगा, विधानसभा रहेगा जो निचले स्तर में रहता है। मतलब और इनके शक्तियों का भी काफ़ी ज़्यादा विभाजन हुआ रहता है, मतलब शक्तियों का भी विभाजन रहता है। सबको अपनी अलग अलग पावर दी जाती हैं। जैसे कि राष्ट्रपति की पावर प्रधानमंत्री से सबसे ज़्यादा, भारत का प्रथम नागरिक है उसे माना जाता है, राष्ट्रपति की पावर सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे ही अगर राज्य की बात की जाए तो राज्य में भी वही सिस्टम है, गवर्नर की पावर सबसे ज़्यादा होती है, गवर्नर की पावर सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ की न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र होती है, न्यायपालिका को एकदम से स्वतंत्र ही रखा गया है। संघ के लक्षण जो है वो भारतीय संविधान में इस प्रकार भी है कि यह जो लिखित संविधान है, ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये भी एक अच्छा संविधान होने के अच्छे लक्षण है और इस अच्छे संघ को बताते हैं। इस संघीय व्यवस्था को केसी बेरे ने क्या कहा, अर्थ संघ कहा। मॉरिस जोन्स ने क्या कहा, बारगेनिंग फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है कि टू टायर गवर्नमेंट जहाँ पे रहती है उसको फेडरलिज्म कहते हैं। इंग्लिश वर्ड है लेकिन आप ये समझिए, टू टायर्स गवर्नमेंट जहाँ पे रहती है वहाँ पे उसको फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम वेयर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर रन। जिसमें एक क्या होता है कि यूनियन है, यूनियन मतलब एक यूनियन में कौन सी सरकार रहती है, केंद्र सरकार रहती है, एक राज्य सरकार रहती है। ग्रेनविन ऑस्टिन ने क्या कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसको कहा कि कोऑपरेटिव लोग हैं, मतलब इसमें सभी लोगों का सहयोग रहता है। और आइवर जेनिंग्स ने कहा फेडरलिज्म विद द स्टेलाइजिंग टेंडेंसी। स्टेलाइजिंग टेंडेंसी मतलब अभी स्थापित हो रहा है, स्टेलाइज हो रहा है। और ये आइवर जेनिंग्स ने कहा। ये जो चारों चीज़ें हैं ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मान लो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इनमें से किस आदमी ने भारतीय संविधान को कहा, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें ग्रेनविन ऑस्टिन आपको टिक लगाना रहेगा। तो ये इस तरीके से भी आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि सरकार का संसदीय रूप क्या है। इसके बाद आप अगली वीडियो में हम बताएंगे कि सरकार का संसदीय रूप क्या है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। आप बताइएगा कि कैसा आपको लगा है। हम आगे आपको वीडियो बनाते रहेंगे। इसके नोट्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, आप कमेंट जरूर करिएगा। और इसके बाद हम आपको भारत का संसदीय रूप आपको बताएंगे। आप थोड़ा सा संसद, अपने पार्लियामेंट से थोड़ा परिचित हो जाएंगे। आप जिस देश में रहते हैं वहाँ के पार्लियामेंट के बारे में जानना आपको बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आप हमारी अगली वीडियो के लिए ज़रूर तैयार रहिएगा। हम आपको अगली वीडियो बहुत ही जल्दी बना करके और पेश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।